चले जी। तो व्हाट इज इन इंटेलिजेंस, मैं इसको एक बार रिपीट करूं, इसको मैं सम अप करूं तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि इट इज एन एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंसेस, इट इज एन एबिलिटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम व्हेनेवर वी फेस with a difficult situation, it is an ability to use our knowledge wisely, जिसे हम wisdom कहते हैं। देखो, डाटा इंफॉर्मेशन गैदर करना इज नॉट क्विट इनफ, बल्कि उसको वाइजली यूटिलाइज करना टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, दिस इज कॉल्ड विजडम। वाइज पर्सन वो है जो उस इल्म को सही वक्त पे इस्तेमाल करे। उसके अलावा हमारे अंदर एबिलिटी होनी चाहिए नए नए स्किल्स को सीखने की वक्त के हिसाब से। एबिलिटी टू प्रॉफिट फ्रॉम द एक्सपीरियंस, माजी से तजर्बा सीखना, लर्निंग बाय एरर, लर्निंग बाय ट्राई। इट इज एन एबिलिटी टू अक्वायर नॉलेज, इट इज एन एबिलिटी टू थिंक पर्पसफुली, एब्स्ट्रैक्टली, क्रिटिकली, और इट इज़ एन एबिलिटी टू अडॉप्ट द चेंज इन द एनवायरनमेंट। जैसे मैंने कहा कि माहौल के मुताबिक अपने आप को, अक्ल को, दिमाग को ढाल लेना। इट इज़ द कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, जो हमारी इंटरनल वर्ल्ड, एक्सटर्नल वर्ल्ड है, उसको समझना, जानना। ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है कि मैं क्या हूँ, कि दुनिया क्या है, ये कायनात क्या है, और खुदा, इंसान, कायनात, इनके दरमियान क्या एक रिलेशन है, इन सब को जानना ये बहुत ज़रूरी है। तो ये थिंकिंग इंटेलिजेंस जो है, इसको हम और अच्छे से देखें तो हमने क्या सम अप किया? इट इज़ एन एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली, एब्स्ट्रैक्टली के साथ साथ मैं क्रिएटिवली भी लगा सकता हूँ, पर्पसफुली भी कह सकता हूँ। ये जहानत का एक डोमेन है। प्लान करना, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना और उसकी बेसिस के ऊपर डिसीजन लेना, इंफॉर्मेशन को गैदर करना और इंफॉर्मेशन को इतना वेल स्ट्रक्चर्ड करना कि कल को फिर हम बेटर इफेक्टिव डिसीजन ले सकें। कॉम्प्लेक्स आइडियाज को समझने की सलाहियत, ये हमारी इंटेलिजेंस में होती है। प्रॉब्लम को सॉल्व करना, रीजन और डिसीजन मेकिंग। उसके अलावा एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करना, अभी जैसे बताया। ऑब्स्टिकल्स, जो मुश्किलात आती हैं, उनको हम जो है वो हम सॉल्व करते चले जाते हैं। तो ये इंसान के अंदर देखें, ये सब इंसानी जहन के अंदर सारी चीज़ें जो है वो मौजूद हैं। लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस, लर्न फ्रॉम द पास एक्सपीरियंस एंड अडॉप्ट द नोवेल सिचुएशन। नोवेल सिचुएशन यानी आइडियल सिचुएशन विच इज़ गुड फॉर यू। तो मैंने आपसे कहा था कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम एंड यू हैव टू बी फाइंड आउट द सोल्यूशन, एंड बिटवीन देम देयर इज़ अ वन थिंग इमर्ज, दैट इज़ योर थिंकिंग, दैट इज़ योर इंटेलिजेंस। तो यही इंटेलिजेंस है कि राइट टाइम पे आप राइट चीज़ों को देखें। कहते हैं ना कि एक एक फाइट के दौरान अगर आपको वक्त गुजर जाए और फाइट ख़त्म होने के बाद फिर आपको याद आए कि यार मुझे ना ऐसा ऐसा मुक्का मारना चाहिए था, मुझे ऐसे पंच करना चाहिए था, तो फिर वो आपको अपने मुंह पे खुद ही मार लेना चाहिए। इसका मतलब ये है कि वो उस वक्त क्यों नहीं याद आया, वो मूव उस वक्त क्यों नहीं याद आया। तो ऐसे ही दिस इज कॉल्ड वर्ड द विजडम, के इतनी नॉलेज है, इतना डाटा है, इतनी लर्निंग है, लेकिन एट द राइट टाइम, अगर वो राइट टाइम जो है वो अगर आपको नजर ना आए, यानी राइट टाइम पे अगर आपके पास वो नॉलेज ना हो, इसका मतलब यू लर्न नथिंग एट ऑल। चलें जी, अच्छा जी, अब मैं जो है वो ओके फाइन, फ्री ऑफ दिस थिंग वट एवर आई टोल्ड यू, कि एब्स्ट्रैक्ट है, प्लान है, गैदर है, कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ है, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए है, रीजन डिसीजन मेकिंग के लिए है, ऑब्स्टिकल्स को सॉल्व करने के लिए। तो आज हमें थोड़ी सी वास्ट डेफिनेशन मिल गई इंटेलिजेंस की, कि दिस वन इज़ वाइडर कॉन्सेप्ट एज वी थिंक बिफोर। अच्छा, ये कुछ क्लासिकल डेफिनेशन है। जीन पिगेट 1890 में क्या कहता है कि इंटेलिजेंस इज एन अडेप्टेशन एंड दैट इज फंक्शन टू स्ट्रक्चर दैट यूनिवर्स जस्ट एज ऑर्गेनिज्म स्ट्रक्चर्स इमीडिएट इन्वायरमेंट। वही बात कि ये इन्वायरमेंट के साथ अपने आप को ढालने के लिए है। जैसे कि डार्विन की थ्योरी अगर आपने पढ़ी हो कि होमो इरेक्टस था और फिर आज वो होमो सेपियन हुआ, तो इंसान इवॉल्व होता चला गया और माहौल के मुताबिक, जिसे वो कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन या नेचुरल अडेप्टेशन, कि उसने अपने आप को अडॉप्ट करता गया। जैसा जैसा उसने स्किल्स देखा, जैसे जैसा उसने एनवायरनमेंट देखा, उसके मुताबिक वो अपने आप को ढालता गया और आज एक बेटर ह्यूमन पहले से ज्यादा नजर आता है, जैसा कि वो पहले वो बारबेरियन सेविज लाइफ में था। तो दिस इज एन इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस कहते ही अडेप्टेशन को है अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरनमेंट। यही इंसान की जहानत का फंक्शन है। स्पीयरमैन क्या कहता है? स्पीयरमैन 19th सेंचुरी, थोड़ा सा लेटर ऑन है, वो कहता है कि इंसान के अंदर एक जनरल एबिलिटी है विच इन्वॉल्व्स मेनली द एजुकेशन ऑफ रिलेशन एंड कोरिलेट। बहुत अच्छे, यानी जबरदस्त। ये कह रहे हैं कि इंसान को एक तालीम मिलती है, एजुकेशन मिलती है चीजों को रिलेट करने की, कोरिलेशन बनाने की, कि इसका क्या ताल्लुक है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इन दोनों का लिंक है, यानी जिसे कैटेगराइज करना, रिलेशन करना। तो स्पीयरमैन की ये डेफिनेशन बड़ी लॉजिकल और रेशनल है। इसी तरह बायनेट एंड सिमन क्या कहते हैं? द एबिलिटी टू जज वेल, टू अंडरस्टैंड वेल एंड टू रीजन वेल। यानी
इंटेलिजेंस किसे कह रहे हैं? जज करना, अंडरस्टैंड करना और एक बेटर रीजन देना, ठीक है। कोरिलेट का मतलब देखें, कोरिलेट का मतलब होता है जैसे कि दो चीजों के दरमियान कोई ताल्लुक है या नहीं है। अब आपने कहा काली बिल्ली ने रास्ता काटा तो मेरा दिन बुरा गुजरेगा, तो भाई आप बिल्ली से भी तो मालूम करें कि बिल्ली का दिन कैसा गुजरा, ठीक है। तो या आपने कहा कि जो है आज मैंने जो है वो फला कलर के जब जब मैंने कपड़े पहने तो मेरा एग्जाम रिजल्ट बहुत अच्छा हुआ, ये जो मेरा पेन है ये मेरा लकी पेन है, और जब मैं इससे रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं तो मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं, मेरा जो लकी नंबर है वो 6 है, 9 है। ये आप पहले कोरिलेट तो करके देखें, क्या इनका इन दूसरों से कोई आपस में ताल्लुक है भी या नहीं है। या आपने वो देख लिया हॉरोस्कोप जो है वो कि ये हफ्ता कैसा रहेगा, ये हफ्ता कैसा रहेगा, उसमें आपने जो है वो देख रहे हैं कि भाई इसमें जो है वो इस वीक में ये करूँगा तो ये रहेगा, तो भाई आपके सितारे आपका हाल बताएंगे, तो आपने गलत कोरिलेट कर लिया ना, ठीक है। तो ये आपके पास एक एबिलिटी आ जाती है, एक इंटेलिजेंस जहानत आ जाती है कि चीज़ों को रिलेट करते हैं कि इन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक है, क्या इनका आपस में कोई पॉजिटिव रिलेशन है या ऐसे ही है, ये कोई मिथोलॉजिकल है, क्या है। तो चीज़ों को अच्छे से जज करते हैं, रीजन करते हैं इस तरह से। टर्मिन कहते हैं कि कैपेसिटी टू फॉर्म कॉन्सेप्ट और ग्रैब देयर सिग्निफिकेंस। अभी कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे लॉजिकली, चीज़ों को समझना ये भी हम इंटेलिजेंस के जरिए करते हैं। जैसे इस वक्त आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं कि व्हाट इज़ व्हाट एंड व्हाट इज़ व्हाट नॉट, कि मेमोरी क्या है, टाइप्स ऑफ मेमोरी क्या है, माइंड क्या है, इंटेलिजेंस क्या है। ये छोटे छोटे टर्मिनोलॉजीज और कीवर्ड्स थे, लेकिन जिसको आपने एक्सप्लोर किया और अपने माइंड में इसको कैटेगराइज कर दिया, ठीक है। अब इसी के बाद टर्मिन के बाद गार्डनर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसने मल्टीपल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस दिया, वो ये कहता है कि इंसान के अंदर एक नहीं बेतहाशा एबिलिटीज़ होती हैं जो इंसान की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और जो है ये कल्चर्स के अकॉर्डिंगली होते हैं, ठीक है। तो इसको भी हम और देखेंगे। यू कैन सी दैट स्क्रीन एंड taking your feedback as well, कि everybody is a genius, you can read it, you can read it. What if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will leave its will whole life believe that it is stupid, है ना। कि एक हम जो है वो ईगल को और दूसरी तरफ एक लाइन है, उन दोनों को हम compete कराएं और हम कहें देखो दोनों में से कौन compete करता है, कौन विन करता है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर उड़ने की बात होगी तो ईगल, बिकॉज ईगल कैन फ्लाई, लॉयन कैन नॉट। और अगर दौड़ने की बात हो तो वो लॉयन कैन विन, ईगल कान। तो इन दोनों का तो कोई कंपैटिबल कंपटीशन ही नहीं है। तो कंपटीशन होने के लिए दोनों का लाइक होना जरूरी है, द बोथ हैव द सेम स्किल्स। इसी तरीके से जब हम दुनिया में बात करेंगे तो तमाम ह्यूमन के क्या इक्वल स्किल्स हैं, पहले तो हम ये मान लें। दूसरी बात, हम किसी के रॉन्ग पोटेंशियल की बेसिस पे उसको, हम फिश को कहें फिश यस यू कैन, फिश यू कैन वॉक, फिश यू कैन रन, फिश यू कैन टॉक। फिश कहाँ करेगी भाई, फिश को मोटिवेट करे जाओ तो फिश तो कुछ नहीं कर सकती इसमें से। तो ये हम किसी को इस तरह से जज नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसकी एबिलिटी नहीं है, वो उसका पोटेंशियल ही नहीं है। अब एक इंसान को बोलने तुम में तो कोई क्वालिटी नहीं, तुम तो उड़ ही नहीं सकते, देखो स्पाइडरमैन कितना अच्छा उड़ता है, ठीक है, तो तुम तो ऐसा कर ही नहीं सकते। वो देखो ब्रूस वैन कितना अच्छा आदमी है, वेन एंटरप्राइज भी चलाता है और साथ में जो है वो दुनिया की मदद भी करता है। तो हम ऐसा नहीं कर सकते, हम किसी को एक ऐसी एबिलिटी और स्किल की बेसिस के ऊपर इवेल्युएट नहीं कर सकते। और एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट, कि सबका जो इंटेलिजेंस लेवल है वो यकसा नहीं है, वो अलग अलग है, ठीक है। देखें जी, यही बात अभी आपको हम बिल्ड कर रहे हैं कि वी हैव मल्टीपल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, ऑल हैव नॉट द सेम फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है। इतने सारे, हाँ बिल्कुल ऐसे ही, हम सबको ये नहीं कहेंगे कि सबका एक ही फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस है, मैनी मल्टीपल फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस। हमें तो एक ही बात बताई गई है कि भाई अगर ग्रेड आए, अच्छे मार्क्स आए, अगर 4 जीपीए हो, स्कूल में 80-90% हो, ए आपने कितने एज लिए ओ लेवल्स में, और बी कितने हैं आपके, फिर उसके बाद जो है आपके पास कितने जो है वो सर्टिफिकेशंस हैं,
ये जो नंबर्स गेम है इसी की बेसिस पे हम इंटेलिजेंस को इवेल्युएट करते हैं, लेकिन ये तो सिर्फ एक फॉर्म है, देयर इज ओनली द वन फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस। मोर देन दैट फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस जो गार्डनर ने इंट्रोड्यूस किया है, मल्टीपल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, उसकी थ्योरी के तहत देखते हैं हम। ये बात गार्डनर की है, मल्टीपल इंटेलिजेंस पे बिलीव रखता है। तो जरा देखते हैं। पहला वो कहता है कि कुछ लोग, हम स्टार्टअप करते हैं, पहला वो कहता है कि कुछ लोग नेचुरलिस्ट होते हैं। नेचुरलिस्ट कौन है? जो अंडरस्टैंड करते हैं नेचर को, ठीक है, फितरत को, कुदरत को जानते हैं, समझते हैं। दे लव टू एंजॉय द नेचर विद द नेचर, बड़े एडवेंचरस होते हैं वो। कॉस्मो को, सितारों को, सैयारों को, यानी केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो जैसे सब्जेक्ट्स में उनका इंटरेस्ट इसलिए होता है क्योंकि वो यूनिवर्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो वो डिस्कवरी में ज्वाइन कर सकते हैं, वो कोई डॉक्यूमेंट्री कर सकते हैं, उनको वाइल्ड लाइफ बहुत अट्रैक्ट करती है। नेचुरलिस्ट कौन है? जो नेचर को बखूबी अंडरस्टैंड कर देते हैं, उनके अंदर एबिलिटी होती है नेचर के कॉज एंड इफेक्ट को समझना और इस पूरे बायो ऑर्गेनिक सिस्टम को समझने की। तो ये नेचुरलिस्ट है, ये भी एक फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस है। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम देखें जो है इंट्रापर्सनल। अच्छा, इंट्रापर्सनल मेंशन है यहाँ पे येलो शेड में, आप देखेंगे। इंट्रा मीन्स होता है सेल्फ, अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ, अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ, वॉट यू फील एंड वॉट यू वॉन्ट, यानी खुद को जानना। ये भी एक बहुत बड़ा कुछ लोगों को तो पता ही नहीं होता, पता नहीं मैं क्या चाहता हूँ, पता नहीं मैं क्या करना चाहता हूँ, पता नहीं मैं कौन हूँ। उनको खुद ही नहीं पता वो कौन है, मैं कौन हूँ, मुझे किसकी है तलाश, ढूंढते फिर रहे हैं। तो नो थाई सेल्फ, नो अबाउट योर सेल्फ। जिसने खुद को जाना उसने रब को जाना, जिसने रब को जाना उसने सबको जाना। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? नो थाई सेल्फ, नो अबाउट यूज। ये भी एक खास किस्म की इंटेलिजेंस है। तो कुछ लोग बड़े स्मार्ट होते हैं जो खुद को जानते हैं, अपनी खुदी को जानते हैं, जो अपने सेल्फ को जानते हैं, जो अपने स्ट्रेंथ को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, अपनी वीकनेस को जानते हैं, अपनी इनसिक्योरिटीज को जानते हैं, अपनी सेंसिटिविटी को जानते हैं। तो इंट्रापर्सनल क्या है? अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ वेल, अपना अच्छे से सॉर्ट एनालिसिस करना, यानी अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस, अपनी अपॉर्चुनिटी, अपनी थ्रेट को जानना, समझना, ठीक है, बेटर देन द अदर्स। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसी बातें ना करें कि भाई वो बेखुदी ले गई, हमको देर से इंतजार है अपना, तो भाई क्यों खोए खोए फिर रहे हैं आप इतना? अपने आप को जाने पहले। ये बेखुदी बेखुदी क्या है? पहले आप खुद को समझें, खुद ही इंपॉर्टेंट है, यानी सेल्फ इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर सेल्फ इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल इसी का अगर आप देखेंगे इंट्रापर्सनल स्क्रीन पे, तो इंटरपर्सनल भी नजर आता है। इंटरपर्सनल, अब जैसे इंटर है, बिटवीन कहते हैं। इंटर, इंट्रा मतलब सेल्फ होता है, तो इंटर का मतलब होता है बिटवीन। तो इंटरपर्सनल का मतलब ये होता है विद द अदर्स। यू हैव एन एबिलिटी टू नोइंग विद द अदर्स, ability to communicate with the others. Some people are very good with the people skills, जैसे social skills कहते हैं, जो लोगों के साथ बहुत अच्छे होते हैं, उनको अंदाजा हो जाता है what the people think about it and how they understand. अच्छा भाई देखो, we are talking about the interpersonal, so you can say that this one is both contrast with each other. Intra means self, intrapersonal, और interpersonal is among the people. इंट्रा अगर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है, तो इंटरपर्सनल जो है वो अदर है, पीपल स्किल्स, सोशल स्किल्स। यू कैन अंडरस्टैंड द अदर, हाउ वी कम्युनिकेट, हाउ वी मीट अप द अदर। कुछ लोगों का बहुत अच्छा सेंस होता है, जिसको हम आगे मैंने ऐड भी किए कुछ स्लाइड एट द एंड, ईक्यू कहते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। देखिए, बहुत आईक्यू तो बहुत सुना होगा, इंटेलिजेंट क्वेश्चन जो है, लेकिन एक ईक्यू भी होता है। ईक्यू मतलब यानी इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस। जो लोग इमोशनली बड़ा साउंड होते हैं, जिसको हम कहते हैं सिंपैथी, तो हम करना, हिम्पैथी करना, टू पुट योरसेल्फ इन अनदर शूज, दूसरे के जज्बात को समझ जाना, दूसरे के फील्स को समझ जाना कि वो उस वक्त क्या फील कर रहा होगा, उसके दिल पे क्या गुजर रही होगी, मेरी इस बात का उस पर क्या असर होगा। तो वो बहुत जो है वो अपनी गुफ्तगू को इस तरह से ऐड करते हैं, वो समझ जाते हैं। लेकिन कुछ लोग तो बिल्कुल ऐसे हैं, हमारे यहाँ आजकल तो ज़्यादा से ज़्यादा मशीनें बन गए, मशीनों के साथ रह रह के जो है वो मशीन हो गए, तो लोगों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। उनके अंदर से जो है इमोशन इंटेलिजेंस ख़त्म होती जा रही है लोगों में। वो ना क्या था कि
है दिल पर मौत, है दिल पर मौत, मशीनों की हुकूमत, एहसास मुरव्वत को कुचल देते हैं ये आलात। यानी हमारे पास ये डिजिटल दुनिया में ये जो टूल्स हैं, इनके साथ रह रह के हम भी मशीनें बन गए। तो एहसास मुरव्वत को कुचल देते हैं ये आलात। तो हमें फिर एहसास ही नहीं रहा, मुरव्वत ही नहीं रही, सिंपैथी एम्पैथी नहीं रही कि हम दूसरे के इमोशंस को, फील को भी अंडरस्टैंड कर सकें। तो हम भी मशीनों में घिरे घिरे मशीन हो गए। लेकिन अगर किसी में ये खास किस्म की इंटेलिजेंस है, और होती है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस जिसे कहते हैं, ये भी एक तरह की इंटेलिजेंस है, जहानत है कि आप किसी दूसरे के इमोशंस एंड फील को बहुत अच्छे से समझ जाएं। इसी तरह से हम जरा देखते हैं इसमें से बॉडली काइनेस्टिक, ये भी आपने नहीं सुना होगा, काइनेस्टिक या बॉडली स्मार्ट। देखा होगा जो बड़े एथलीट होते हैं, स्पोर्टी टाइप के होते हैं, जिम्नास्टिक बहुत अच्छा कर लेते हैं, जिमिंग में बहुत परफेक्ट होते हैं, आप देखेंगे अपनी बॉडी को वो बहुत अच्छे से ग्रूम कर लेते हैं, शेप कर लेते हैं। स्पोर्ट्समैन होते हैं बहुत अच्छे से, क्योंकि अगर वो टेनिस खेल रहे हैं या अगर वो क्रिकेट खेल रहे हैं, तो उसके अंदर जो आपके जो मसल्स मूवमेंट है, बॉडी मूवमेंट है, वो बहुत, जो ओलंपिक्स होते हैं, एथलीट्स होते हैं, वो तो अपने वेट को, कि उनको वो मेजरमेंट स्टैंडर्ड्स होते हैं कि इतना वेट कैरी करना चाहिए, इतना वेट नहीं करना कैरी करना चाहिए, बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। तो वो बड़े ही, उनके अंदर एक खास किस्म की इंटेलिजेंस है। वो कैसी इंटेलिजेंस है? बॉडली इंटेलिजेंस है। अगर आप वो सर्कस में देख रहे हैं, आप स्पोर्ट्स में देख रहे हैं, आप स्विमर्स को देख रहे हैं, आप कह रहे हैं यार इनका क्या स्टेमिना है, इनके अंदर कितनी जबरदस्त किस्म की एबिलिटी है। तो ये भी एक फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस है। ये भी, आपको जरा सा सीढ़ियों से ऊपर नीचे हो जाए बगैर लिफ्ट के, लिफ्ट बंद हो जाए तो आप जो है हाय हाय करते हुए जाएं, लेकिन वो आपके 100 मीटर रेस में वो ऐसा उड़ता हुआ जा रहा है, और वो बिल्कुल भी जो है उसका स्टैमिना है, तो आप कहेंगे यार दिस इज द गुड फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस, हम अप्रिशिएट करते हैं, हम अप्लॉज करते हैं। ये भी एक तरह की इंटेलिजेंस है, ये भी एक तरह की जहानत है, सिर्फ इसका माइंड से ताल्लुक नहीं है। तो बॉडली काइनेस्टिक इंटेलिजेंस, यूजिंग योर बॉडी इन अ हाईली डिफरेंशिएटेड एंड स्किल्ड वेज। ठीक है। अब इसी तरह एक और इंटेलिजेंस है इसी में मौजूद, वो है लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक ये कमाल की होती है। लिंग्विस्टिक जिसमें यू आर अ मास्टर ऑफ स्पोकन, यू आर अ मास्टर ऑफ रिटन लैंग्वेज, आपके पास अल्फाजों का जखीरा होता है, आपके पास अल्फाजों का जखीरा होता है कि एहसास व जज्बात को हम यूं लफ्जों में ढाल देते हैं, एहसास व जज्बात को हम यूं लफ्जों में ढाल देते हैं, और वो लफ्जों का मजमुआ समझ कर टाल देते हैं। तो उनके पास अल्फाजों का बेहतरीन जखीरा होता है कि वो लिंग्विस्टिकली स्मार्ट होते हैं, इसको हम कह सकते हैं वर्ड स्मार्ट। ठीक है, वो क्या होते हैं? वर्ड स्मार्ट होते हैं। यानी वो कब कौन सा वर्ड कहाँ इस्तेमाल करना है, लैंग्वेज ग्रामेटिकली बहुत साउंड होते हैं। आर्टिस्ट हो सकते हैं, राइटर हो सकते हैं, पोइट हो सकते हैं, लेक्चरर टीचर हो सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं। तो ये लिंग्विस्टिकली स्मार्ट होते हैं। ऐसे ही जो इंटेलिजेंस जो पाई जाती है, वो जो इंटेलिजेंस पाई जाती है वो ये होती है कि आप, यू आर अ मास्टर इन अ वर्ड्स। तो लिंग्विस्टिकली बहुत जो है उनके पास जो है वो एक अल्फाजों का बेहतरीन ज़खीरा होता है। ठीक है, एक सादा सी बात, आम सी बात, वो लेकिन एक बहुत खूबसूरत अंदाज में डिलीवर कर देते हैं, बोल देते हैं, क्योंकि उनके पास वो उसको बोलने के लिए बहुत अच्छे से क्या है, वो एक अल्फाज है। ठीक है, क्या ये बात समझ आ रही है आपको? क्लियर हो रहा है? इज दैट ऑल क्लियर? अच्छा जी। लिंग्विस्टिक के बाद फिर हम दो और देखते हैं, वो है म्यूजिकल इंटेलिजेंस। इसको भी हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। म्यूजिकल इंटेलिजेंस ये क्या है? ये थोड़ी सी क्रिएटिव है। कैपेसिटी टू रिकॉग्नाइज, क्रिएट, रिप्रोड्यूस एंड रिफ्लेक्ट ऑन द म्यूजिक। बहुत से लोग होते हैं जिनको वो सुर ताल की बहुत अच्छी समझ होती है, जो लिरिक्स उनको बहुत अच्छे हूबहू ज़बानी याद हो जाते हैं, और उनका इतना ज़बरदस्त सेंस होता है कि वो एक दो द्वार सुन रहे हैं तो वो उस म्यूज़िक से आइडेंटिफाई कर लेते हैं, म्यूज़िक से उनकी मेमोरीज रिकॉल हो जाती हैं। वो म्यूज़िकली स्मार्ट होते हैं। वो म्यूज़िक इंटेलिजेंस उनके अंदर मौजूद होती है, वो चीज़ों को रिकॉग्नाइज करना, उस म्यूज़िक को, टोन को समझना। उनकी लर्निंग भी म्यूज़िक के ज़रिए होती है, राइम्स में होती है। ठीक है, और वो बहुत अच्छा सा प्रोड्यूस, अब हम 1000 दफ़ा एक सॉन्ग सुनते चले जाएं मगर फिर भी अच्छा तो लग रहा है, मगर याद ही नहीं हो रहा, हम सुना भी नहीं सकते। लेकिन राइट टाइम पे उनको याद आ जाना, याद हो जाना, और वो म्यूज़िक जहन हो जाना, म्यूज़िक को कंपोज कर देना, ये भी एक तरह की इंटेलिजेंस है। म्यूज़िकल इंटेलिजेंस भी एक तरह की इंटेलिजेंस होती है। अब आ जाते हैं final two intelligence we have left. Another is spatial, SPATIL, स्पेशल। ये आर्टिस्टिक है, क्रिएटिव है, जिसमें पेंटिंग हो गई, क्राफ्ट हो गया, स्कल्पचर्स मेकिंग हो गई, फोटोग्राफी हो गई, ये भी तो आर्ट है ना। सीइंग एंड मैपिंग द वर्ल्ड इन द 3D।
ठीक है, डिजिटल आर्ट हो गया आज के ज़माने का, तो ये भी एक तरह की इंटेलिजेंस है, ये भी एक तरह की इंटेलिजेंस है कि आर्टिस्टिक फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस है, उसके अंदर आपकी इमेजिनेशन आती है और वो आप उसको बहुत बखूबी जो है वो बयान कर देते हैं। तो ये स्पेशल इंटेलिजेंस भी मौजूद है आपके पास। और जो है स्पेशल इंटेलिजेंस की, देखो मैं एक बात कहूँ तो आर्ट है। और आर्ट क्या होता है अगर मैं आपसे पूछूं तो आर्ट क्या है? आर्ट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ योर इनर मोस्ट थॉट, इनर मोस्ट थॉट एंड इनर मोस्ट फीलिंग। स्पेशल के अंदर आपको वो शख्सियत या आपको अपनी सोच का वो हिस्सा जाहिर होता है शायद जिससे आप खुद भी अवेयर नहीं थे, जिससे आप खुद भी अवेयर नहीं होते, आपका वो क्रिएटिव पार्ट आगे एक्सप्लोर हो जाता है, जिसको हम क्रिएटिविटी कह सकते हैं। तो हमें बहुत से ऐसे पिकासो, लियोनार्डो डी विंची, वैन गॉग और जो है वो आपके साथ खैन, गुलजी, बहुत सारे ऐसे हमें आर्टिस्ट हमें नज़र आते हैं जो अपनी पेंटिंग के ज़रिए, अपने आर्ट वर्क के ज़रिए उन्होंने बहुत सारे आइडियाज़ जो हैं वो डिपिक्ट किए और उसके अंदर बहुत गहरे मायने छुपे हुए थे। जो अल्फाज जहाँ रुक जाते हैं वहाँ आर्ट वर्क जो है वो उसको बहुत अच्छे से पोर्ट्रे करता है। ठीक है जी। फाइनली द पर्पल वन, लॉजिकल एंड रीजनिंग, यू कैन सी दैट ये कैसा स्किल है? डिडक्टिव रीजनिंग। ये फिलोसफिकल टाइप है जिसमें लॉजिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, अक्ल का इस्तेमाल कर रहे हैं, चीज़ों को बहुत अच्छे से रीजन आउट कर रहे हैं, पैटर्न जानते हैं, लॉजिकल थिंकिंग होती है उनके पास वो मैथमेटिकली स्मार्ट होते हैं, वो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट करते हैं, उनका आर्ग्यूमेंट स्टाइल बहुत अच्छा होता है। सो ऑल दीज आर द फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस। इस ये ज़्यादातर आपको फिलोसफर्स नज़र आएंगे, इस तरह के साइंटिस्ट नज़र आएंगे, मैथमेटिशियन। और यस, तो हियर इज अ मोर थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस वी हैव। अच्छा जी, एक थ्योरी जो है जर्नल फैक्टर थ्योरी है। हमने सारी थ्योरीज देखनी, हमें बाइस नहीं होना पड़ेगा, वी विल अंडरस्टैंड अ होल। और एक अच्छे स्टूडेंट की एक अच्छी खासियत यही होती है कि वो सारी थ्योरीज को बाइस हुए बगैर समझता है, जानता है। अगर आप लर्निंग प्रोसेस में और आप एक थ्योरी को मान लें और आपके यहाँ बस यही सही है बाकी सब गलत है, तो आपका लर्निंग प्रोसेस रुक जाएगा। तो और थ्योरीज है हमारे पास, देखें जी। एक थ्योरी है जी फैक्टर थ्योरी। अब ये जी का मतलब क्या है? यहाँ पे जी का मतलब है जर्नल फैक्टर थ्योरी। और ये थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग बहुत से आपको मानते हुए नजर आएंगे। थ्योरी क्या कहती है सुने, वो कहती है कि द सिंगल जर्नल फैक्टर फॉर मेंटल एबिलिटी अज्यूम टू अंडरलाइन इंटेलिजेंस, यानी देयर इज ओनली द वन सिंगल फैक्टर। जर्नल फैक्टर थ्योरी कहती है कि वो एक खास किस्म की कोई एक एबिलिटी